क्या हाल है भाई आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिब सैफी। भाषा विज्ञान की 3 कक्षाएँ हो गई हैं और बिना किसी व्यवधान के हम चौथी कक्षा शुरू करते हैं। पीछे की कक्षाओं में हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पीछे की कक्षा में हमने क्या देखा है। सबसे पहले भाषा की परिभाषा देखी। भाषा की परिभाषा देखने के बाद भाषा, विभाषा और बोली में अंतर देखा और फिर उसके बाद जो उत्पत्ति के सिद्धांत थे, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत थे, उनको देखा था। किन किन व्यक्तियों ने किस किस प्रकार से भाषा की उत्पत्ति मानी है, उनके जो सिद्धांत थे उनको हमने पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था। वहाँ से प्रश्न बनते हैं, कई बार बने हैं, तो आप उनको ध्यान से पढ़ लेना। पीछे की कक्षाएं हैं और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप इन कक्षाओं को। तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन कक्षाओं पर जा सकते हैं, पीछे की जो कक्षाएँ हैं भाषा विज्ञान की। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, आप सीधी की सीधी भाषा विज्ञान की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। मतलब ये यूजी नेट की 5वीं इकाई है, तो 5वीं इकाई में आप सीधे चले जाएंगे। तो उसमें 5वीं इकाई के जितने भी विषय हैं सब वहाँ पर धीरे धीरे करवाए जा रहे हैं। ये भाषा विज्ञान चल रहा है, इसके बाद व्याकरण के आचार्यों का परिचय भी लगा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो उत्पत्ति के सिद्धांत हुए थे, फिर उसके बाद हमने कल की जो कक्षा हुई थी उसमें हमने परिवर्तन की दिशाएं, भाषा की परिवर्तन की जो दिशाएं थी, जो डायरेक्शंस थी, उनको पढ़ा था। ध्वनि परिवर्तन देखा था, ध्वनि परिवर्तन किस प्रकार से होता है, उसके 5 कारण देखे थे अलग अलग। तो ध्वनि परिवर्तन के कारण वगैरह सब हमने देखे। तो और उसके बाद फिर हमने जो वर्ण थे उनके क्या उच्चारण स्थान है, क्या है, मतलब इन सब विषयों को देखा था, यानी अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन देखा था, यानी तो ये था। अच्छा, वो जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, जो मैंने टाइप किया है, वो भाषा विज्ञान का विषय नहीं था, वो इसलिए डाला गया ताकि आप उसको पढ़ें, आपकी उसमें रुचि हो, उनको जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक से, संज्ञा प्रकरण से पूरा का पूरा उठा करके गूगल लेंस के माध्यम से उस पर चिपका दिया था। ठीक है। अब देखो, अब यह है भाषा विज्ञान का विषय। यहाँ से प्रश्न आता है और यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। प्रयत्न के आधार पर जो ध्वनियाँ हैं उनका वर्गीकरण देखते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण हम ऐसे कर सकते हैं। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अर्धस्वर, नासिक्य, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त और अंत स्फोट। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यदि ऐसा प्रश्न आए कि प्रयत्न के आधार पर ध्वनि को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि इसको हम 9 भागों में बांट सकते हैं। अब यदि यहाँ से क्रम भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। क्रम क्या है? क्रम ऐसा पूछ लेगा तो आपको बताना है स्पर्श, क्रम बताना है आपको। स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अर्धस्वर, नासिक्य, पार्श्व्य, लुंठित, उत्क्षिप्त और अंत स्फोट। इतना बता ले जाएंगे आप, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। फिर उसके बाद स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। देखिए स्पर्श है ना, तो स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। कौन से स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन यहाँ पर दिए हुए हैं, का से लेकर के माँ तक। ऊपर हम पढ़ करके आए हैं स्पर्श व्यंजनों को, का वसानो का आदयो मावसानः पर्यंतम। का से लेकर के माँ के अवसान तक जो वर्ण है उनको क्या कहा गया है? स्पर्श कहा गया है। तो का, खा, गा, यहाँ पर देखिए इस पर लिखा हुआ है का, खा, गा और घा। और ट वर्ग में है, ट वर्ग में ट वर्ग यानी ट, ठ, ड और ढ। फिर त वर्ग त, थ, द और ध। फिर प, फ, ब और भ। ये जो हैं ये कौन से स्पर्श वर्ण कहे गए हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण किन्हें कहते हैं? स्पर्श होकर के निकलते हैं और संघर्ष करते हैं बीच में चलते में, तो वो कौन से हैं? तो कोमल तालु ऊपर उठा है, जिह्वा नोक कठोर तालु के अग्रभाग को छूती है। जिह्वा की जो नोक है वो कठोर तालु जो है, हमारा ऊपर वाला जो तालु है उसके अग्रभाग को छूती है। च जो कठोर भाग है, देखिए जब आप मुंह को खोलेंगे तो तालु का जो ऊपर का भाग है, ऊपर में भी जो सबसे आगे वाला जो भाग है वो कठोर भाग है। जीवान लगा करके देखो उस पर, और जब हम चा का उच्चारण करेंगे तो उसको छू करके निकलेंगे। च, छ, ज, झ। ये चारों वर्ण ऐसे हैं जो स्पर्श संघर्षी हैं। मतलब स्पर्श तो हैं ही, लेकिन ये संघर्ष कर करके निकल करके आते हैं, संघर्ष करते हैं निकलने में, तो इनको इसलिए स्पर्श संघर्षी कहा है। बोल करके देख लो, उससे पता चल जाएगा। फिर संघर्षी हैं। संघर्षी कौन से हैं? ह, ख, ग, श, स, ज, फ, व और श। ये जो वर्ण हैं ये संघर्षी कहे गए हैं। अर्धस्वर कौन से हैं? या और वा। या और वा कौन से हैं? ये अर्धस्वर हैं। भाई ये भाषा विज्ञान के अनुसार पढ़ रहे हैं। ऊपर हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ा था। कभी आप कहने लगो कि भाषा विज्ञान में पढ़ाया था और हमारा प्रश्न गलत करवा दिया, ऐसा नहीं है। जो ऊपर हम पढ़ के आए थे ना, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो
बता ही देता हूँ उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखो ये जो मैंने टाइप किया है ना, ये लघु सिद्धांत कौमुदी का है। ये देखो मैंने यहाँ से का पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी का गूगल लेंस के माध्यम से पूरा का पूरा यहाँ पर चिपका दिया है। तो ये चिपकाया इसलिए था ताकि आप वर्णों के विषय में जान जाएँ, इसलिए चिपकाया था, ठीक है। लेकिन भाषा के विषय में यदि आपको ये पूछा जाता है कि जो ध्वनियाँ हैं उनका वर्गीकरण पूछा जाता है भाषा विज्ञान के आधार पे, तो आपको यही लगाना है स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अर्धस्वर, नासिक्य, पार्श्विक, लुंठित, उक्षिप्त और अंतस्फोट। अब देखो इसमें मैंने स्पर्श बताया कौन से हैं, तो जिसमें ये लिखे हुए हैं कि यही वाले स्पर्श बताने हैं। अगर इसमें अंगा नहीं है ना, काका गगा अंगा, ये वाला अंगा नहीं है, तो अगर ये वाला अंगा नहीं है तो ये वाला स्पर्श में नहीं आएगा, ध्यान रखना बिल्कुल। कभी ऊपर कहोगे यार ऊपर तो आपने स्पर्श में जो अंगा है वो बताया था और यहाँ नहीं बता रहे हो, तो ये भाषा विज्ञान के अनुसार है, ठीक है। ट वर्ग में इतने वर्ण हैं तो इतने ही लिखने, त वर्ग में इतने हैं तो इतने, प वर्ग में इतने तो इतने। फिर उसके बाद स्पर्श संघर्षी के विषय में बताया। स्पर्श संघर्षी ऐसे होते हैं जो स्पर्श तो होते हैं इसके साथ साथ संघर्ष करके बाहर निकलते हैं, तो स्पर्श संघर्षी हो गए। फिर संघर्षी होते हैं जो संघर्ष कर करके बाहर निकलते हैं, संघर्ष करके बाहर निकलते हैं, वो स्पर्श वर्ण नहीं होंगे। देखिए जो केवल संघर्षी वर्ण होंगे वो स्पर्श नहीं होंगे, तो स्पर्श के अलावा हाँ ठीक है सही कह रहा हूँ मैं, जो स्पर्श वर्ण होंगे, देखिए ये जो स्पर्श वर्ण है 25 स्पर्श है ना, ये वाले जो 25 नहीं है यहाँ पर, तो 5 घटा दोगे 25 में, तो 20 स्पर्श दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने हैं, 20 स्पर्श वर्ण है। तो इनके अलावा जो इस संघर्षी होंगे वो कौन से होंगे, ह, ख, ग, श, स, ज और व और प और स, ये जो वर्ण होंगे ये कौन से होंगे। एक चीज़ आपने नोटिस किया यहाँ पर त वर्ग नहीं, च वर्ग नहीं है, च वर्ग नहीं है नहीं। देखिए च वर्ग का मतलब है कि च, छ, ज, झ, ये जो वर्ग है ना ये इसमें है ही नहीं, तो स्पर्श में इसको नहीं गिना गया है यहाँ पर, तो ध्यान रखना ये स्पर्श में नहीं आएगा। अब स्पर्श में कौन से, देखिए स्पर्श संघर्षी कौन से होंगे, च वर्ग को छोड़ करके जो स्पर्श वर्ण है वो स्पर्श होंगे, च वर्ग को छोड़ करके स्पर्श वर्ण होंगे, और संघर्षी वो होंगे, देखिए च वर्ग ही आ गया यहाँ पर, ये जो है ना ये स्पर्श संघर्ष में आएंगे वर्ण, ठीक है। उसके बाद ये संघर्षी होंगे, अब ये स्पर्श नहीं होंगे, ये जो संघर्षी होंगे इनमें आएगा विसर्ग आएगा, हा आएगा, खा आएगा, गा आएगा, शा आएगा, सा आएगा, जा आएगा, फा आएगा और ब और सा, ये वर्ण आएंगे संघर्षी में। अर्धस्वर किसको कहते हैं, तो अर्धस्वर याद रखना या और वा को कहते हैं। लेकिन ऊपर हम पढ़ के आए थे अर्धस्वर हा, या, वा और र, हा, या, वा, रा, इनको अर्धस्वर कहा गया था, लेकिन यहाँ पर भाषा विज्ञान में ऐसा नहीं है, तो या और वा को ही अर्धस्वर कहा गया है। तो यही दो वर्ण हैं जो कैसे हैं, अर्धस्वर हैं, ध्यान रहेगा ना। नासिक के में आएंगे या मा ग, या मा ङ ड़ न, ये जो हैं ये नासिक के हैं, मतलब नाक से बोले जाते हैं। पार्श्विक जो है वो कौन सा, ला कैसा है, पार्श्विक है, ध्यान रखना। और लुंठित जो है इसको रा कहते हैं। उत्क्षिप्त जो है इसको डा और ढा कहते हैं, उत्क्षिप्त जो है इनको डा और ढा कहते हैं। अब देखो ये सारे के सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। बाह्य प्रत्यय के आधार पर देखे थे हमने ये व्यंजन वर्ण, इसके अलावा और कुछ तो नहीं है जो छूट रहा हो, देख लेते हैं, सही है। चलिए अब आ जाओ यहाँ पर, ध्वनि परिवर्तन के क्या कारण होते हैं उनको जानेंगे। देखिए परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अच्छा ध्वनि परिवर्तन ये तो हमने पढ़ लिया ना, ध्वनि परिवर्तन के नियम। ध्वनि, एक मिनट रुकना ज़रा, ध्वनि परिवर्तन के कारण पीछे पड़े हैं क्या, ये क्या है, अच्छा ये भाषा परिवर्तन के कारण है, ठीक है ठीक है। और वो क्या है, ध्वनि परिवर्तन के कारण है। ये तो भाषा परिवर्तन के कारण देखिए ना। अब ये कौन सा चल रहा है, ध्वनि विज्ञान चल रहा है, तो ध्वनि परिवर्तन के कारण पढ़ेंगे। ध्वनि जब विज्ञान शुरू हुआ तो पहले हमने ध्वनि को जाना, अब ध्वनि के परिवर्तन के क्या कारण होते हैं उनको जानेंगे। चलो आ जाओ फिर से, देखो इसके भी दो कारण हैं, अभ्यंतर कारण है और बाह्य कारण है। तो केवल कारण ही पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, प्रयत्न, लाघव या मुक्सुक। दूसरा कारण है लघुकरण की प्रवृत्ति, लघुकरण करना चाहते हैं हम चीज़ों को। और फिर क्या है, अनुकरण की अपूर्णता। फिर अशिक्षा के कारण भी जो है वो ध्वनि परिवर्तित हो जाती हैं। शीघ्र भाषण, जल्दी बोलने के चक्कर में, मैं भी बहुत जल्दी बोलता हूँ ना, तो मेरे भी मुख से जो ध्वनियाँ हैं वो बदल करके निकल जाती हैं,
बहुत जल्दी बोलता हूँ मैं। तो उसके अनुसार देखो। अब उसके बाद भावावेश में बहने के कारण, और काव्यात्मकता, बलाघात, याद कर लो इनको एकदम से सारे के सारों को। बलाघात के बाद फिर कृत्रिमता, खुद से बनाना, भ्रामक व्युत्पत्ति, और फिर उसके बाद बाह्य कारण में आएंगे। ये 10 कारण किसके हैं? ये कौन से हैं? अभ्यंतर कारण हैं 10। ये 10 कारण कौन से हैं? अभ्यंतर हैं। और फिर उसके बाद ये ध्वनि के चल रहे हैं, उसके भाषा के ऊपर पढ़ करके आ रहे हैं, ये ध्यान रखना बिल्कुल। फिर उसके बाद बाह्य कारण देखिए, भौगोलिक प्रभाव पहला, दूसरा है सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ, फिर काल प्रभाव या स्वाभाविक विकास, फिर लिपि दोष, फिर अन्य भाषाओं का प्रभाव, फिर सादृश्य, है फिर सादृश्य, फिर ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। डायरेक्शन क्या होती हैं ध्वनि परिवर्तन की? ऊपर जो हम दिशाएं पढ़ करके आए थे वो भाषा परिवर्तन की दिशाएं थी, लेकिन ये क्या है? ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हैं। ठीक है, इनमें अंतर है, ध्यान रखना। जैसे समीकरण है, विषमीकरण है, आगम है, लोप है। फिर उसके बाद समानाक्षर लोप है, वर्ण विपर्य है, महाप्राणीकरण है, अल्पप्राणीकरण है, घोषीकरण है, अघोषीकरण है। ठीक है, उसके बाद अनुनासीकरण है, ऊष्मीकरण है, संधि कार्य हैं, मात्रा भेद है। तो इस कारण क्या होता है, ये क्या बताया गया है? ये ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं बताई गई हैं। इन डायरेक्शन से क्या हो जाता है? ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। ऊपर कारण बताइए, ये दिशाएं बताई हैं। ठीक है, अब ध्वनि नियम देखते हैं। ध्वनि के क्या नियम हैं? देखो, ध्वनि नियम का स्वरूप विभिन्न भाषाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनमें समय समय पर कुछ परिवर्तन होते रहे हैं। ये परिवर्तन भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण होते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनका क्षेत्र सीमित है, और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इन व्यापक परिवर्तन को नियम की सीमा में बांधने का प्रयत्न किया गया है। ऐसे ही कतिपय नियमों को ध्वनि नियम कहा गया है। कतिपय मतलब कुछ नियमों को क्या कहा गया है? ध्वनि नियम कहा गया है। विशिष्ट ध्वनि नियम यहाँ पर 3 हैं, और हमारे सिलेबस में भी जो लगे हुए हैं। ग्रीम नियम है, ग्रासमैन है, और वर्नर का है। तीसरा नियम कौन सा है? वर्नर है। देखो यहाँ पर लिखा होगा वर्नर नियम है। तो यही 3 नियम हमें पढ़ने हैं, और वैसे तो यहाँ पर और भी नियम दिए हुए हैं, जैसे तालव्य नियम है, मूर्धन्य नियम है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ग्रीम नियम। तो ग्रीम नियम पर आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पर ये रहा ग्रीम नियम का संक्षिप्त इतिहास। सबसे पहले इसका इतिहास देखते हैं। देखो, यह ध्वनि नियम प्रोफेसर याकोब ने दिया था, यानी इनके नाम से प्रसिद्ध है। इस नियम को ध्वनि परिवर्तन या लाउत ध्वनि या फिशिंग बुक परिवर्तन अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के इस पर नाम दिए गए हैं। प्रोफेसर मैक्समुलर की जब बात करते हैं तो इन्होंने इसे नाम दिया था ये वाला ग्रीम नियम। प्रोफेसर मैक्समुलर की जो बात करते हैं तो किसने नाम दिया था ग्रीम? ये दिया था मैक्समुलर ने। अब जाओ यहाँ पर। ठीक है, ओटो येसपर्सन का कथन है कि इस नियम को रॉक्स लॉ के नियम से भी जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह नियम डेनिश विद्वान रॉक्स ने ही सर्वप्रथम प्रमाणित रूप से अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया था। तो सबसे पहले किसने लिखा था, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ये रॉक्स का नियम था। फिर इसको ध्वनि के इसमें ग्रीम के नियम के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। देखिए कैसे परिवर्तित हुआ। प्रोफेसर ग्रिम ने इसके आधार पर ही इस नियम को थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया था, तो इसलिए ग्रीम नियम के नियम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है भाई, किसी ने कोई इन्वेंशन किया और फिर उसने उस इन्वेंशन को करने के बाद उसको थोड़ा अधूरा बीच में छोड़ दिया, किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर उस पर काम किया और उसको अपने नाम से विकसित कर लिया, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो प्रोफेसर ग्रिम जो हैं उन्होंने अपने जर्मन व्याकरण का द्वितीय संस्करण निकाला था, उसमें इस नियम का विस्तार से वर्णन किया था। इस नियम की ओर पहले संकेत करने के विषय में प्रोफेसर रॉक्स के अतिरिक्त प्रोफेसर इरे का नाम भी लिया जाता है। ग्रिम नियम जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला है प्रथम वर्ण परिवर्तन, दूसरा है द्वितीय वर्ण परिवर्तन। पहला नियम परिवर्तन और दूसरा नियम परिवर्तन। अब देखो प्रथम नियम देखते हैं कैसा है। देखिए प्रथम नियम कैसा है, वर्ण पढ़ते हैं। इसमें चुटू की इत संज्ञा करें, बाकी के स्पर्श वर्णों को क्रम से लिखें। देखो चुटू का मतलब है चा और टा वर्ग। देखिए मैंने इसमें चा और टा वर्ग नहीं लिखा है, ये इसको लिखने का तरीका है। यदि आपको ध्वनि नियम नहीं आता है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाई इनको भूल सकते हैं ना, कि का खा गा घा चा, फिर ता था दा धा,
फिर प फ ब भ। और हमें ऐसा पता है कि व्याकरण में नियम है चुटू के द्वारा इत संज्ञा होती है। तो चुटू की इत संज्ञा कर दो यहाँ पर आप, यानी चा वर्ग और ट वर्ग को छोड़ करके बाकी के जो स्पर्श वर्ण है उनको लिखो, और नासिक के वर्णों को छोड़ करके। तो हमने लिखा का खा गा घ त थ द ध प फ ब भ, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, देखो इनको लिखने के बाद इनको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। देखो ध घ भ, देखो ऐसे लिखेंगे, एक नंबर पर इसको लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे लिखेंगे। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो पहले लिखेंगे घ, फिर लिखेंगे ये वाला ध, ठीक है, पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर लिखेंगे भ, फिर लिखेंगे ग, फिर लिखेंगे द, फिर लिखेंगे ब, फिर लिखेंगे क, फिर लिखेंगे त, फिर लिखेंगे प। ठीक है, इतना सारा लिख लिया। ये पूछता है कि घा के स्थान पर क्या हुआ, था के स्थान पर क्या, धा के स्थान पर क्या हुआ, ये धा है यहाँ पर, फिर भा के स्थान पर, गा के स्थान पर, दा के स्थान, इनके स्थान पर वर्ण पूछता है कि कौन सा आता है ध्वनि नियम के अनुसार, ग्रीम नियम के अनुसार। तो कैसे याद कर सकते हो इनको, यही एक तरीका है याद करने का। ठीक है, इनके स्थान पर क्या आएगा, तो देखो इसके स्थान पर, घा के स्थान पर क्या आएगा, गा आएगा, तो घा के स्थान पर क्या लिखेंगे, गा। इस धा के स्थान पर क्या लिखेंगे, द। ठीक है, इस भा के स्थान पर क्या लिखेंगे, ब। फिर इस गा के स्थान पर क्या लिखेंगे, क। इस गा के स्थान पर क्या लिखेंगे, क। फिर इस दा के स्थान पर क्या लिखेंगे, त। फिर इस बा के स्थान पर क्या लिखेंगे, प। ठीक है, और फिर उसके बाद ये बच्चा क, का के स्थान पर क्या लिखेंगे, ख। फिर ता के स्थान पर क्या लिखेंगे, थ। और फिर पा के स्थान पर क्या लिखेंगे, फ। तो ये है पूरा ध्वनि नियम। समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये ठीक है, इसको समझ लो अच्छी तरह से। ये है, देखो यहाँ पर भी वही है, बिल्कुल वही, छोटा और छोटा कर लेते हैं इसको। देखो ये आ गया। देखो पहले लिखा हमने ये, फिर दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, तो देखो घ ध ब भ। फिर उसके बाद लिखा ग द ब, तो देखो ग द ब। फिर लिखा क त प, फिर लिखा क त प। आप भी इनको ऐसे लिख लेना पेपर में, और आप फिर बता सकते हैं कि घा के नीचे क्या आएगा, घा के स्थान पर क्या हुआ। तो घा के स्थान पर क्या बदला, गा बदल गया, इसके स्थान पर ये बदला, इसके स्थान पर ये बदला, इसके स्थान पर ये बदला, फिर इसके स्थान पर ये बदला, फिर इसके स्थान पर ये बदला, इसके स्थान पर ये बदला, फिर ये बचा ना, तो फिर इसके स्थान पर ये बदला, इसके स्थान पर ये बदला, इसके स्थान पर ये बदला। तो ऐसे बन गया ये ग्रीम नियम। ठीक है, तो देखो घा के स्थान पर गा हो गया, धा के स्थान पर दा हो गया, भा के स्थान पर बा हो गया, गा के स्थान पर का हो गया, दा के स्थान पर ता हो गया, और फिर ये क्या है भाई, फिर ये क्या है, बा। देखो बा के स्थान पर पा हो गया, पक्का के स्थान पर खा हो गया, ता के स्थान पर था हो गया, और पा के स्थान पर फा हो गया। समझ में आया? ये है क्या, ग्रीम नियम। ग्रीम नियम प्रथम। समझ में आया? देखो वर्ण परिवर्तन अथवा ग्रीम नियम, तो वही चीज़ है बिल्कुल। ग दबा के स्थान पर क्या हुआ, कातापा हुआ, और कातापा के स्थान पर क्या हुआ, खातापा हुआ, और खातापा के स्थान पर घादाबा हुआ, और घादाबा के स्थान पर क्या हो गया, गादाबा हो गया। ठीक है, तो यही है ग्रीम नियम। बस ऐसे ऐसा बना लिया, तो इसको ऐसा डायग्राम से बना लो या फिर इसको ऐसा बना लो, कोई समस्या नहीं है, बस याद करना है। दूसरा वर्ण परिवर्तन ये रहा। पहला वाला क्या है, पहला वाला ये है, और छोटा करते हैं क्या इसको, देखो समझा जा सकता है। देखो घा यहाँ से शुरू हुआ ये, तो घा धा भा, तो ये है घा धा भा, तो इन घा धा बा के स्थान पर क्या हो गया, गा दा बा, तो ये आ गया यहाँ पर गा दा बा। देखो फिर उसके बाद आगे को बढ़े, फिर क्या आए, फिर क्या आएगा, का ता पा, ये रहा का ता पा, इनके स्थान पर क्या हो गया, गा दा बा हो गया, का ता पा के स्थान पर गदा बा ये वाला, और फिर क्या है भाई, देखो फिर आएगा हमारा का ता पा, ये रहा का ता पा, इस का ता पा के स्थान पर होगा खा था पा, तो ये रहा खा था पा, और फिर है ये हमारा गादाबा, तो गादाबा ये रहा, और इस गादाबा के स्थान पर हो जाएगा कातापा।
ठीक है, तो ये है हमारा ग्रीम नियम। ध्यान से देख लेना इसको, 2-3 बार यदि आप देख लोगे ना तो एकदम से याद हो जाएगा। फिर दूसरा नियम क्या है, ये ग्रास नियम है। ये कौन सा ना, अच्छा ये भी ग्रीम नियम है। तो इसमें कहते हैं कि गादावा देखो यहाँ पर पहले था खातापा, इस खातापा के स्थान पर हुआ गादावा, गादावा के स्थान पर हुआ खातापा, और खातापा के स्थान पर हो गया खातापा। ठीक है, तो ये है। इसको बताऊँ कैसे लिखोगे आप, छोटा हो सकता है क्या ये, हो गया। अब देखो इसको ऐसा लिखो, यहाँ पर लिखो खा, फिर लिखो था, फिर लिखो फा, फिर उसको फिर अच्छा इसके स्थान पर ये हुआ ना गा दा और बा, फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये लिख लो का ता और पा, या फिर गादाबा लिखते हैं यहाँ पर, गादाबा। इस गादाबा के स्थान पर क्या होगा, का ता और पा, और फिर क्या बचा, का ता और पा। इस कातापा के स्थान पर क्या हो जाएगा, खा था और पा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा नियम। वो था पहला नियम और ये हो गया दूसरा नियम। समझ में आया। दूसरा नियम क्या है, ग्रासमैन का नियम है। इसको देखते हैं। यह ग्रीम नियम का अपवाद है। जर्मन विद्वान ग्रासमैन का संशोधन वस्तुतः संशोधन न होकर भ्रम का निवारण मात्र ही है। भ्रम यह था कि विद्वानों ने संस्कृत, ग्रीक आदि के रूपों को मूल भारोपीय भाषा का सच्चा प्रतिनिधित्व माना हुआ था, जिसके अनुसार संस्कृत की ब द ध्वनि गाथी में पाता के रूप में मिलनी चाहिए थी, किंतु कुछ स्थानों पर ऐसा नहीं मिलता। जैसे निम्न शब्दों में दोनों भाषाओं में बा और दा ही मिलती है। भाई बा और दा के स्थान पर क्या होता है, बा और दा के स्थान पर पा और ता होना चाहिए नियम के अनुसार। देखो बा और दा के स्थान पर पा और ता, देखते हैं। बा और दा के स्थान पर पा और ता होना चाहिए इस नियम के अनुसार। लेकिन 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 फिर से आओ यहाँ पर, लेकिन ये देखिए, ये जो यहाँ पर ना हलंत होगा यहाँ पर। लेकिन देखिए बा और दा के स्थान पर क्या होना चाहिए, पा और ता। नियम के अनुसार तो वही नियम है ना कि ये होना चाहिए, किंतु कुछ स्थानों पर ऐसा नहीं मिला। जैसे 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 निम्न शब्दों में दोनों भाषाओं में बा और दा ही मिलता है। मतलब बा और दा के स्थान पर कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनमें बा और दा ही मिलता है। इस हिसाब से ये जो नियम है ये फेल हो जाता है। तो इसीलिए जो ग्रासमैन का नियम है वो काम करता है। ठीक है। अब देखो संस्कृत के कुछ हैं और घातिक के हैं। तो संस्कृत में बोधती था, तो इसको क्या हो गया, व्युदान हो गया। तो बा को बा ही रहा, बा को बा ही रहा। ऐसे ही दा को बदला नहीं, तो दा को दा ही रहा। तो ये जो नियम है ऊपर वाला ग्रीम नियम, वो निषेध हो जाता है यहाँ पर उसका। निष्कर्ष देखते हैं क्या है। निष्कर्ष में कहते हैं कि संस्कृत और ग्रीक भाषाओं में दो अव्यवहित ऊष्म ध्वनियों में से सामान्यतः प्रथम ऊष्म ध्वनि निकल जाती है। जहाँ पर द्वितीय वर्ण से ऊष्म ध्वनि निकलती है, वहाँ प्रथम वर्ण में ऊष्म ध्वनि आ जाती है। इस कल्पना का आधार प्राय इस कल्पना का आधार क्या था, ये वाला है। देखो धा धा फिर धा फिर धा द, सब देखिए पहले धा को दा फिर हा ध्वनि हटी। देखो पहले धा धा को दा और फिर हा ध्वनि हट गई यहाँ से धा। ऐसे इसमें देखो नीचे वाले में भ्र फिर भा भा वभार। पहले भ्र था फिर भभार हुआ फिर वभार हुआ। तो पहले भा हुआ फिर भा को बा हो गया। देखो पहले भा हुआ फिर भा को क्या हो गया, बा हो गया। हा ध्वनि हट गई यहाँ से। ठीक है। और ऐसे ही जैसे बुधु, तो उसको पहले बा था फिर भा हो गया, है नी, पहले भा था फिर भा हो गया। तो बुधु में पहले वर्ण से ऊष्म ध्वनि है, ऐसा कह रहे हैं, ऊष्म ध्वनि हटी है। अब देखो यहाँ से आएगा फिर वर्नर नियम। वर्नर नियम का स्वरूप मूल भारोपीय भाषा के शब्दों के काता पा यानी KTP को जर्मन भाषाओं में हा था फा
तभी होता है जब मूल भाषा में अव्यवस्थित रूप से कोई उदात्त स्वर आता हो। यदि उदात्त स्वर कातापा के बाद होगा तो इनके स्थान पर क्रमशः गादावा होंगे। ठीक है, मतलब ये जो ये नियम है ना, एक दूसरे के क्या करते हैं, विपरीत चलते हैं। ये कोई ऊपर वाले नियम ने जो ग्रीम नियम था उसका खंडन किसने किया, ग्रासमैन ने किया। अब ग्रासमैन का जो नियम है उसका खंडन कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वर्नर। ठीक है, संस्कृत, लैटिन, गाथिक, अंग्रेजी ध्वनि परिवर्तन, युवक शाह का के का गा, युवक शाह, यंग, युवक का के स्थान पर गा हुआ ना, तो इसमें युवक के लिए क्या हुआ, ये जे, ये यंग हो गया, वाई हो गया यहाँ पर, ये जे है, ये जे है, ये है, और यहाँ पर वाई हो गया। ये शाह है, यहाँ पर सी है, या ई इसको एच हो गया, फेस को एच हो गया, टावर भी हो गया है। तो मतलब देख लेना जो भी है, जैसे भी है। देखिए, इसमें कातापा के बाद उदात्त स्वर है, अतः इन्हें हाथाफा ना होकर गादाबा हुए हैं। भ्रातर में ता से पहले उदात्त है, अतः गाथिक और अंग्रेजी में ब्रॉदर में टी को टी एच ता को था मिलता है। ब्रॉदर को ही ब्रादर बोला जाता है। ठीक है, अब देखो मानवीय ध्वनि तंत्र, वाक तंत्र या ध्वनि तंत्र। वाक और वाग यंत्र ध्वनि भाषा में ध्वनि का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। ध्वनि का एकमात्र साधक वाक तंत्र है या वाग यंत्र है। वाग यंत्र का सूक्ष्मता से ज्ञान ध्वनि विज्ञान की शिक्षा के लिए अनिवार्य है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, किन स्थानों से होकर जाती है, कहाँ रुकती है, कहाँ संघर्ष करती है और कहाँ कैसे घोष और अघोष रूप का धारण करती है आदि के स्पष्ट ज्ञान के कारण वाग इंद्रियों या वाक यंत्र के प्रत्येक अवयव का ज्ञान जो है वो हमारे लिए अनिवार्य है। इस आधार पर ध्वनि शिक्षा पूर्ण हो सकती है। इसी आधार पर हम ध्वनि की शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। जिन अवयवों या अंगों की सहायता से भाषा ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उन्हें वाग्यंत्र, ध्वनि यंत्र या उच्चारण अवयव कहा जाता है। अब मानवीय वाग्यंत्र की तुलना वाणी या बांसुरी आदि से की जा सकती है। वाणी आदि में एक ओर से वायु आती है, उसे कभी पूर्ण रूप से रोका जाता है, कभी अपूर्ण रूप से रोका जाता है और कभी पृथक स्थानों से निर्गत करके सरगम के विभिन्न ध्वनि उत्पन्न की जाती हैं। सरगम की विभिन्न ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार फेफड़ों से आने वाली निश्वास वायु को स्वर तंत्रियों, कोमल तालु, कठोर तालु, दंत ओष्ठ आदि से नियंत्रित करते हुए सभी प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं। इन ध्वनियों के उत्पादन के लिए आवश्यक अंगों का संक्षिप्त वर्णन नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। देखो फेफड़े, लंग्स क्या काम करते हैं भाई, ये पढ़ना है आपको, पढ़ लेना इसको। चित्र यहाँ पर देखो, चित्र होगा वैसे, चित्र दिया हुआ मैंने, ये रहा यहाँ पर चित्र है और मिला लेना। एक से देखो, ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। देखो ये 1 है, ये 2 है और ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। उसके बाद ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ भी होगा। तो पहला जो है उसको क्या कहा गया है, पहले को श्वास नली कहा गया है। दूसरे वाला जो पॉइंट जो मैंने आपको बताया उस पर नंबर जो डला हुआ है उसको ग्रसनी कहा गया है या भोजन नली कहा गया है। फिर तीसरी जो थी उसको स्वर यंत्र कहा गया है। फिर उसके बाद जो चौथी थी उसको क्या कहा गया है, स्वर तंत्री कहा गया है। पांचवी को कालक कहा गया है। फिर छठी को अभी कालक कहा गया है। फिर गालिब, ओपाली जिह्वा यानी अली जिह्वा, कौवा काक कौवा यानी। फिर नासी विवर, कोमल तालु, मूर्धा कठोर तालु। फिर वक्ष वर्व, फिर दंत, फिर ओष्ठ, जिह्वाणी, जिह्वानोक। ठीक है, इस प्रकार से है। इसके अलावा जिह्वाफलक, जिह्वाग्र, जिह्वामध्य,
जीवापश्य, तो ऐसे है। तो इस प्रकार से ये 20 अलग अलग स्थान हैं, देख लेना। ये डायग्राम है, ये कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक से सीधा पेस्ट कर दिया है, उसको उसका फ़ोटो खींच के और यहाँ चिपका दिया है सीधा। अब यहाँ पर वर्गीकरण दिया हुआ है। भाषा का पारिवारिक मूलक तथा आकृति मूलक वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आकृति मूलक वर्गीकरण, भाषा को ना 2 भागों में वर्गीकरण करते हैं। पहला पारिवारिक मूलक वर्गीकरण करते हैं, दूसरा आकृति मूलक वर्गीकरण करते हैं। तो पारिवारिक मूलक वर्गीकरण कौन सा है, तो उसको देखेंगे। देखो इसी डायग्राम को देखते हैं, फिर कक्षा को समाप्त करेंगे। आकृति मूलक वर्गीकरण कौन सा है, भाषा जो है उसको 2 भागों में बांटा है यहाँ से, अयोग्यात्मक और योग्यात्मक। अयोग्यात्मक और योग्यात्मक। देखिए अयोग्यात्मक में 2 भाषाएं, चीनी और तिब्बत, और योग्यात्मक को 3 भागों में बांटा। पहला अश्लिष्ट, शिलिष्ट और प्रश्लिष्ट। फिर शिलिष्ट के भाग इसके अश्लिष्ट के भेद किए 5, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्व अंत योगात्मक। फिर उसके बाद ये जो शिलिष्ट था, इस शिलिष्ट को 2 भागों में बांटा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और ये जो प्रश्लिष्ट था, इसको 2 भागों में बांटा, 2 भागों में पूर्व प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। अब पूर्व श्लिष्ट में बांस आई चेरोफी, और इसमें आंशिक प्रश्लिष्ट में आई वास्क। ये वास्क है या यास्क है, वास्क जो भी है, मतलब देख लेना, कहीं कहीं पर यास्क भी मिलता है, तो ये देख लेना, वास्क और यास्क, ठीक है। और जब अंतर्मुखी की बात करते हैं, 2 भागों में इसको बांटा, संयोगात्मक, वियोगात्मक। और बहिर्मुखी की जब बात करते हैं, इसको 2 भागों में बांटा, संयोगात्मक और वियोगात्मक। इसमें अंतर्मुखी में संयोगात्मक में अरबी आई, अंतर्मुखी में वियोगात्मक में हिब्रू आई, बहिर्मुखी में संयोगात्मक में संस्कृत आई, बहिर्मुखी में वियोगात्मक में हिंदी आई। तो इस प्रकार से भाषा का क्या हुआ, वर्गीकरण हुआ। इस चार्ट को एकदम मस्तिष्क में बिठा लेना, यहाँ से हर बार प्रश्न आता है, ठीक है। तो ये चार्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ लेता है कि श्लिष्ट अंतर्मुखी भाषा कौन सी है, श्लिष्ट अंतर्मुखी संयोगात्मक भाषा कौन सी है, ऐसे पूछेगा। श्लिष्ट अंतर्मुखी संयोगात्मक भाषा कौन सी है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, अरबी, हिब्रू, संस्कृत, हिंदी। तो आपको अरबी को सही करना है। फिर पूछ लेगा कि श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा कौन सी है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, अरबी, हिब्रू, संस्कृत, हिंदी। तो आपको संस्कृत लगाना है। तो एक प्रकार का प्रश्न तो ये बनता है। एक प्रकार का प्रश्न बनता है कि अयोगात्मक भाषाएं कौन सी हैं, तो आपको बताना है चीनी और तिब्बत जो भाषाएं हैं, ये अयोगात्मक भाषाएं कही गई हैं। फिर कह सकता है कि योगात्मक भाषाएं कौन सी होती हैं, तो योगात्मक भाषाएं नीचे अभी आएगा उसका, योगात्मक भाषाएं कौन सी होती हैं, लेकिन इनको 3 भागों में बांटा है, अश्लिष्ट, शिलिष्ट और प्रश्लिष्ट। और फिर कह सकता है कि ये जो अश्लिष्ट भाषा है, ये कितने प्रकार की है, तो अश्लिष्ट की बात करेंगे तो ये 4 प्रकार की है, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्व अंत योगात्मक। कभी कभी इनका पूर्व क्रम भी पूछ लेता है कि अश्लिष्ट भाषाओं को क्रम से लगाओ, तो इनको अलग अलग क्रम से दिएगा, पहले ये दे दिया, पहले इसको दे दिया, फिर इसको दे दिया, फिर इसको दे दिया, फिर इसको दे दिया। तो आपको क्या करना है, अरेंज करना है इनको। तो पहले पूर्व योगात्मक आएगा, फिर मध्य योगात्मक आएगा, फिर अंत योगात्मक आएगा, फिर पूर्व अंत योगात्मक आएगा। तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इसकी बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए।